हाय फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण पारिस्थितिकी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है प्रवाल भित्ति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कोरल रीफ। इसके बारे में काफी डिटेल्स चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। टॉपिक हमारा प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ। सबसे पहले देखेंगे कोरल भित्ति या प्रवाल रीफ क्या होती है और ये कैसे बनती है। तो प्रवाल भित्तियों का निर्माण हमारे समुद्र के भीतर, क्या प्रवाल भित्तियों का निर्माण क्या हमारे समुद्र के भीतर जो कोरल पॉलिप्स होते हैं, क्या कोरल पॉलिप्स नामक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। तो इनका निर्माण किसकी वजह से होता है? समुद्र के भीतर जो कोरल पॉलिप्स होते हैं उन नामक सूक्ष्म जीवों के कारण इनका निर्माण होता है। बात करें जो कोरल पॉलिप्स होते हैं, ये जीव कैसे होते हैं, इनके प्रकार की बात करें तो कोरल पॉलिप निडेरिया संघ का जीव है। क्या निडेरिया संघ का जीव होता है जो मुख्य रूप से हमारे उष्णकटिबंधीय महासागरों के गर्म जल में पाया जाता है। तो ये जीव कहाँ पाया जाता है? ये जीव हमारे मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय बंधीय या ट्रॉपिकल जो हमारे महासागर होते हैं उनके गर्म जल में पाया जाता है। बात करें हमारे कोरल पॉलिप की, हमारे कोरल रीफ है उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो ये जीव क्या है? हमारे समूहों में पाए जाते हैं। कैसे? समूहों में या फिर कॉलोनीज में पाए जाते हैं। और अपने विकास और सुरक्षा के लिए, किसके लिए? विकास और सुरक्षा के लिए समुद्र के जल से कैल्शियम कार्बोनेट ग्रहण करते हैं। किसके लिए? अपने विकास और सुरक्षा के लिए समुद्री जल से कैल्शियम कार्बोनेट ग्रहण करके, और ग्रहण करके क्या करते हैं? अपने चारों ओर एक कठोर आवरण मतलब कंकाल बना लेते हैं। तो यही क्या होता है? हमारे कोरल रीफ का निर्माण करने की प्रक्रिया होती है। तो हमारे कोरल पॉलिप्स होते हैं, ये निडेरेशन का जीव है जो क्या करते हैं? हमारे उष्णकटिबंधीय जो महासागरीय गर्म जल में पाए जाते हैं या ट्रॉपिकल ओशियंस के अंदर पाए जाते हैं। बात करें निर्माण प्रक्रिया की, तो हमारे जो कोरल पॉलिप्स होते हैं ये समूहों में या कॉलोनीज में पाए जाते हैं और ये अपने विकास और सुरक्षा के लिए समुद्र के जल से कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3 ग्रहण करके अपने चारों ओर एक कठोर कंकाल या आवरण का निर्माण कर लेते हैं। बात करें रीफ या भित्ति के विकास की बात करें, तो चित्र में आप वैसे तो कोरल पॉलिप्स के बारे में देख सकते हो जो रंगीन है। हमारी भित्ति या रीफ के निर्माण की बात करें तो जब एक कोरल पॉलिप की मृत्यु हो जाती है तो उसका कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल वही रह जाता है। जब कोरल पॉलिप की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? उसका कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल वहीं रह जाता है और एक नया कोरल पॉलिप उसके ऊपर अपना घर बना लेता है। क्या एक नया कोरल पॉलिप क्या करता है? उसके ऊपर अपना घर बना लेता है और ये प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रहती है, जिससे एक विशाल दीवार या भित्ति का निर्माण हो जाता है। जिससे क्या होता है? हमारे एक विशाल भित्ति या दीवार का निर्माण हो जाता है और इसी तरह हमारे कोरल रीफ का निर्माण होता है। बात करेंगे प्रवाल भित्तियों के विकास की शर्तें और विशेषताओं की। क्या प्रवाल भित्तियों के विकास की शर्तें और विशेषताओं की बात करें तो प्रवाल भित्तियां हर जगह नहीं पनप सकती। क्या प्रवाल भित्तियां क्या हर जगह नहीं पनप सकती? उन्हें जीवित रहने के लिए कुछ विशिष्ट भौगोलिक और पर्यावरणीय दशाओं की जरूरत पड़ती है। उन्हें जीवित रहने के लिए क्या कुछ विशिष्ट भौगोलिक और पर्यावरणीय दशाओं की जरूरत पड़ती है। जैसे अक्षांश विस्तार की बात करें तो इनका निर्माण क्या है? मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के दोनों ओर। इनका निर्माण क्या है? मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में होता है। मतलब जो गर्म महासागरीय क्षेत्र है उन्हीं में हमारे इसका विस्तार होता है। आप इसे याद रखेंगे। कहाँ से कहाँ तक? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में। तापमान की बात करें तो इनके विकास के लिए 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड का आदर्श तापमान होना चाहिए। क्या इनके विकास के लिए हमारे 26 से 27 डिग्री का हमारे आदर्श तापमान होना चाहिए। और अचानक तापमान में अचानक वृद्धि, क्या तापमान में अचानक वृद्धि या कमी इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तापमान में यदि अचानक वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए तो दोनों ही चीजें हमारे क्या कोरल पॉलिप्स के जीवन के लिए नुकसानदायक हो सकती है, जिससे हमारी प्रवाल प्रभावित होती है। गहराई की बात करें तो हमारे कोरल क्या है? मुख्यतः हमारे 200 से 250 फीट लगभग 60 से 75 मीटर की गहराई तक ही पाए जाते हैं। क्या हमारे कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं? हमारे 200 से 250 फीट या फिर 60 से 75 मीटर की गहराई तक ही पाए जाते हैं। इससे अधिक गहराई में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इससे अधिक गहराई में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो उनके लिए बहुत ज्यादा घातक या हानिकारक होती है। स्वच्छ जल की बात करें तो कोरल के लिए साफ जल अनिवार्य होता है। क्या कोरल के लिए क्या साफ जल अनिवार्य होता है? यदि जल में अधिक अवसाद जैसे मिट्टी, गाद या फिर सेडिमेंट्स होगा तो कोरल का मुख बंद हो जाएगा और वो वैसे ही मर जाएंगे। इसीलिए कोरल के लिए क्या साफ जल अनिवार्य है। लवणता है सैलिनिटी की बात करें तो कोरल को जीवित रहने के लिए 25 से 30% मतलब 25 से 30 पीपीटी की औसत समुद्री लवणता की आवश्यकता होती है। कितनी? हमारे 25 से 30 पीपीटी हमारे औसत समुद्री लवणता की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि ये नदियों के मुहाने जहाँ ताजा जल मिलता है वहां पर नहीं पनपते। क्यों? क्योंकि सैलिनिटी चाहिए। फिर महासागरीय धाराओं की बात करें ओशियनिक करंट्स की तो समुद्री धाराएं कोरल को कोरल के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। जो समुद्री धाराएं होती है ये क्या होती है? कोरल के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। क्यों? क्योंकि अपने साथ ताजी ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्व बहाकर लाती है। ये क्या करती है हमारी धाराएं?
अपने साथ ताज़ी ऑक्सीजन और आवश्यक जो पोषक तत्व है, वो अपने साथ बहा के लेके आती है। कौन? ओशियनिक करंट्स या महासागरीय धाराएँ। ठोस आधार की बात करें प्लेटफ़ॉर्म की, तो कोरल को पनपने के लिए समुद्र के नीचे किसी ठोस चट्टान या मजबूत चबूतरे की आवश्यकता होती है। ठोस आधार की बात करें, कोरल को पनपने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? समुद्र के नीचे किसी ठोस चट्टान या चबूतरे की आवश्यकता होती है। फिर बात करें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की, मतलब सहजीवी संबंध की बात करें, तो कोरल पॉलिप और जूजेंथिली नामक जो सूक्ष्म शैवाल, ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ गहरा सहजीवी संबंध स्थापित करके रखते हैं। कौन? कोरल पॉलिप और जूजेंथिली, ये दोनों के दोनों। जूजेंथिली क्या है? एक शैवाल है। वो दोनों के दोनों क्या करते हैं? आपस में एक गहरा सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। जिसमें शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है, और भोजन बना के किसको देता है? कोरल को देता है। आप इसे याद रखें, शैवाल जो जैविक शैवाल है, ये तो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाता है और कोरल को देता है। और बदले में कोरल क्या करता है? शैवाल को रहने के लिए सुरक्षित स्थान और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है। क्या? सुरक्षित स्थान और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है शैवाल को रहने के लिए। प्रवाल भित्तियों के खूबसूरत और चमकीले रंग की भी, जो हमारे प्रवाल भित्तियां होती है खूबसूरत होती है, चमकीले रंग की होती है, ये उनकी वजह से नहीं है, बल्कि शैवाल में मौजूद जो हमारा पिगमेंटेड प्रोटीन होता है, उसी की वजह से हमारी जो प्रवाल भित्तियां रंगीन दिखाई देती है। कई बार आपसे पूछी जाए कि ये प्रवाल भित्तियां कलर्ड क्यों दिखाई देती है, रंगीन क्यों दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि जो जूजेंथली हमारे शैवाल है, उनके अंदर पिगमेंटेड प्रोटीन होते हैं। उनके अंदर जो पिगमेंटेड प्रोटीन होगा, उसी वजह से हमारी प्रवाल भित्तियां उसी रंग की दिखाई देगी। तो ये हमने सहजीवी संबंध के बारे में तो देख लिया। अब हम देखेंगे प्रवाल भित्तियों का महत्व के बारे में। किसके बारे में? इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स के बारे में बातचीत करेंगे। जैसे अंदर आते हैं हमारी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, तो प्रवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। प्रवाल भित्ति को क्या? समुद्र का वर्षावन या रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? समुद्र के कुल क्षेत्रफल के 1% से भी कम हिस्से में है। आप इसे याद रखेंगे। समुद्र का वर्षावन क्यों कहा जाता है? कि यद्यपि क्या है, ये हमारे समुद्र के कुल क्षेत्रफल के 1% से भी कम हिस्से में, फिर भी समुद्र की 25% से अधिक प्रजातियां, क्या? समुद्र की 25% से अधिक प्रजातियां, जैसे मछलियां हैं, कछुए हैं, समुद्री जीव हैं, इनके आसपास ही निवास करते हैं। कितने? 25% से अधिक। और जबकि ये है कितने? केवल 1%। बात करें प्रोडक्टिविटी और उत्पादकता की, तो पोषक तत्वों की प्रचुरता के कारण, किसकी वजह से? पोषक तत्वों की प्रचुरता के कारण या मत्स्य उत्पादन की अपार संभावनाएं, जैसे मछली पकड़ना, मछली पालन, इनकी अपार संभावना होती है, जो लाखों लोगों के आजीविका का साधन है। प्रोडक्टिविटी और उत्पादकता की बात करें, तो पोषक तत्वों की प्रचुरता के कारण या मत्स्य उत्पादन की अपार संभावनाएं, जो हमारे लाखों लोगों की आजीविका का साधन भी है। ये हम महत्व देख रहे हैं। जैव विविधता देख लिया हमने, उत्पादकता देख रहे हैं। तीसरा आता हमारा कौन सा? संसाधन, जिसे रिसोर्सेज कहते हैं। तो इनसे हमें महत्वपूर्ण औषधियां, खाद्य पदार्थ और सजावटी मूंगा पत्थर, जो कोरल स्टोन्स है, ये प्राप्त होते हैं। आप इसे याद रखेंगे। इनसे हमें क्या? महत्वपूर्ण औषधियां, खाद्य पदार्थ और सजावटी जो मूंगा पत्थर है, ये प्राप्त होते हैं। रंग और पर्यटन की बात करें, तो इनके प्राकृतिक सुंदर रंग और समुद्री जीवन पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इनके क्या? प्राकृतिक सुंदर रंग और जो समुद्री जीवन है, ये क्या करते हैं? पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जिससे तटीय देशों की अर्थव्यवस्था, जो पर्यटन उद्योग है, उसको भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। क्यों? क्योंकि ये इनका जो बहुत सुंदर रंग है, जो क्या करते हैं? समुद्री जीवन, ये सब क्या करते हैं? हमारे पर्यटकों को बहुत दूर से आकर्षित करते हैं। लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं। फिर तटीय सुरक्षा की बात करें, कोस्टल प्रोटेक्शन की, तो ये भित्तियां क्या करती है? प्राकृतिक ढाल का काम करती है। ये भित्तियां क्या करती है? प्राकृतिक ढाल का काम करती है, और तेज समुद्री लहरें, तूफान, सुनामी और चक्रवात, इनकी गति को कम करके तटों को कटने से बचाती है, मतलब तटों को टूटने से बचाती है। तो हमने जो प्रवाल भित्तियां हैं, इनके महत्व के बारे में देखा, कोरल रीफ्स के, जैसे हमारे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, उत्पादकता, संसाधन, रंग और पर्यटन, और हमारी तटीय सुरक्षा। अब हम देखेंगे प्रवाल भित्तियां कितने प्रकार की होती है। प्रवाल भित्तियों के प्रकार देखेंगे। तो संरचना के आधार पर प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक होती है हमारी तटीय भित्ति। एक कौन सी होती है? हमारी तटीय भित्ति, जिसे फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं। तो ये हमारे महाद्वीपों और द्वीपों के, ये हमारे क्या? महाद्वीपों और द्वीपों के तटों के बिल्कुल सटकर चलती है। कितनी? बिल्कुल सटकर चलती है। जैसे हमारे चित्र में देख सकते हैं, ये हमारे कोई तट है, तट या फिर कोई द्वीप है, इसके बिल्कुल सट के चल रही है, बिल्कुल टच होके चल रही है। ये हमारी कौन सी है? फ्रिंजिंग रीफ कहलाएगी। और भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसी प्रकार की भित्तियां पाई जाती है। कौन सी? फ्रिंजिंग रीफ हमारे कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब फ्रिंजिंग रीफ को यदि हम हमारे वर्टिकल काट देखें, तो ये हमारे जैसे ये द्वीप है, और द्वीप के चारों तरफ ये छोटा सा ये साथ में चलती है, हमारे कोरल बिल्कुल टच होके चलती है। दूसरी आती है रीफ हमारी कौन सी? बैरियर रीफ, जिसे अवरोधक भित्ति भी कहते हैं। बैरियर रीफ या अवरोधक भित्ति की बात करें,
तो तट से कुछ दूरी पे, थोड़ा-सा दूर हो जाती है। क्या? तट से थोड़ी दूरी पे ये हमारी क्या? ये द्वीप है और द्वीप से थोड़ा-सा दूरी ये दूरी है, तो इस दूरी पे चलती है। तो बात करें कि तट से कुछ दूरी पर समुद्र के अंदर तट के समानांतर मतलब पैरेलल चलती है। तट और भित्ति के बीच में एक उथली झील पाई जाती है, बीच में आप देख सकते हैं इसमें झील पाई जाती है और इस झील को हम लैगून झील कहते हैं और इस बहुत ही विशाल होते हैं। ये जो हमारे अवरोधक रीफ होती है, बैरियर रीफ ये क्या होती है? बहुत ज़्यादा विशाल होती है। चित्र में इसका वर्टिकल काट देखें, तो हमारी क्या है? ये तो द्वीप है और नीचे क्या है? इसके पास वाला हिस्सा क्या है? समुद्र के अंदर डूब जाता है, जिससे हमारे क्या लैगून झीलों का निर्माण होता है। क्या होता है? लैगून झीलों का निर्माण होता है। बात करें उदाहरण की, जैसे बैरियर रीफ कौन-कौन सी हैं? जैसे हमारे ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है। ऑस्ट्रेलिया की कौन-सी ग्रेट बैरियर रीफ है? जो हमारी दुनिया की सबसे लंबी, लगभग हमारे 2300 किलोमीटर की हमारी प्रवाल भित्ति ये बैरियर रीफ है। कौन-सी? ऑस्ट्रेलिया की। तीसरा आता है हमारा कौन-सा? एटॉल। तीसरा कौन-सा था? एटॉल। एटॉल में आप देख सकते हो, केवल आप रीफ रह जाती है, जो हमारा द्वीप है, ये ज़मीन को पानी के नीचे चला जाता है। कहाँ? पानी के नीचे चला जाता है और उसके ऊपर एक झील बन जाती है, जो हमारी कौन-सी? लैगून झील ही होती है। तो तीसरा कौन-सा था हमारा? एटॉल। एटॉल की बात करें कि किसी डूबे हुए पठार या द्वीप के चारों किसके? किसी डूबे हुए पठार या द्वीप के चारों अंगूठी या घोड़े की नाल के आकार में, क्या अंगूठी या फिर घोड़े की नाल के आकार में बनती है कौन-सी? एटॉल। और इनके बीच में क्या होती है? एक लेगून झील होती है। इनके बीच में क्या होता है? एक लेगून झील होती है। उदाहरण के लिए देखें, तो भारत का लक्षद्वीप पूरी तरह से एटॉल पर ही बसा हुआ है। कहाँ? एटॉल पर ही बसा हुआ हमारे कौन-सा? भारत का लक्षद्वीप। तो इस तरह से हमने जो प्रवालभित्तियाँ हैं, इनके तीनों प्रकार देख लिए। कौन-कौन से? पहले फ्रिंजिंग रीफ, दूसरा हमारे बैरियर रीफ और तीसरा एटॉल है। अब हम देखेंगे भारत में प्रवालभित्तियों के बारे में। किसके बारे में? भारत में प्रवालभित्तियों के बारे में बात करेंगे। तो भारत में प्रवालभित्तियों का कुल क्षेत्रफल लगभग 5790 वर्ग किलोमीटर। कितना? 5790 वर्ग किलोमीटर हमारे प्रवालभित्तियों का कुल क्षेत्रफल है। संरक्षण की दृष्टि से देखें तो भारत में क्या है? हमारे प्रवालभित्तियाँ 4 क्षेत्रों में पाई जाती है। कितनी? 4 क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे एक हमारे कौन-सी? कच्छ की खाड़ी जो गुजरात में है, लक्षद्वीप अरब सागर में और यहाँ हमारे एटॉल प्रकार की जो कोरल रीफ पाई जाती है। बात करें हमारे मन्नार की खाड़ी, ये तमिलनाडु के पास है और अंडमान निकोबार की बात करें तो बंगाल खाड़ी में है। तो ये हमारे क्या तटीय प्रकार की जो फ्रिंजिंग रीफ पाई जाती है, आप इसे याद रखना है। चित्र में भी आप इसको देख सकते हैं कि पॉलिप्स की कौन-कौन सी कोरल्स की कौन-कौन सी प्रजातियाँ कहाँ-कहाँ पाई जाती है। जैसे हमारे कच्छ ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ है, मतलब कच्छ की खाड़ी है, वहाँ पे 36 प्रकार के, जो हमारा लक्षद्वीप है वहाँ 91 प्रकार की, हमारे जो गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी में हमारे 92 प्रकार के और अंडमान निकोबार में 180 प्रकार की स्पीशीज पाई जाती है हमारी, आप इसे याद रखेंगे कोरल्स की। तो इस तरह से हमने देखा सारी कौन-कौन से एरियो में। अब हम देखेंगे कोरल ब्लीचिंग। जैसे कोरल तो कलरफुल होती है, लेकिन उनकी ब्लीचिंग कर दी जाती है मतलब जो वहाँ पे जू जैंथिली शैवाल पाया जाता है, वो मर जाता है। तो इसकी वजह से हमारे क्या होता है? कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। तो कोरल ब्लीचिंग को हम प्रवाल विरंजन भी कहते हैं। विरंजन मतलब रंग का उड़ना। तो कोरल ब्लीचिंग मतलब प्रवाल विरंजन। तो कोरल ब्लीचिंग क्या होती है? तो जब समुद्री तापमान बढ़ने, प्रदूषण या फिर अन्य जो पर्यावरणीय तनाव है, स्ट्रेस, तो क्या हमारे जब समुद्री पर्यावरण तापमान बढ़ने और प्रदूषण या अन्य पर्यावरणीय तनाव के कारण कोरल, पॉलिप और जू जैंथिली शैवाल इनका सहजीवी संबंध टूट जाता है। क्या? तो क्या होता है? शैवाल क्या कोरल को छोड़ के चले जाते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, जब हमारा समुद्री तापमान बढ़ जाता है, प्रदूषण हो या फिर अन्य कोई पर्यावरणीय तनाव, स्ट्रेस हो जाता है, जिसके कारण कोरल पॉलिप या जू जैंथिली शैवाल इनका सहजीवी संबंध टूट जाता है, तो हमारे क्या शैवाल कोरल को छोड़ के चले जाते हैं या फिर अपने रंगीन वर्णक को खो देते हैं, पिगमेंट्स को खो देते हैं। फिर क्या होता है हमारे, चूंकि हमारे कोरल को अपना भोजन या कोरल को अपने भोजन रंग इसी शैवाल की वजह से मिलता है, भोजन भी इसी वजह से मिलता है और रंग भी इसी शैवाल की वजह से मिलता है। तो शैवाल के जाने से कोरल भूखे मरने लगते हैं और उनका कैल्शियम कार्बोनेट का ढांचा पारदर्शी या फिर बिल्कुल सफेद दिखाई देने लगता है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन भी कहते हैं। यदि सामान्य ना हो, यदि परिस्थितियां जल्दी से सामान्य नहीं होती, तो ये कोरल क्या होते हैं? मर जाते हैं। इन कोरल्स की मृत्यु हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोरल ब्लीचिंग कहेंगे। तो आप चित्र में कोरल ब्लीचिंग के बारे में देख सकते हो। जैसे एक कोरल हेल्दी कोरल है, ये वाला क्या हेल्दी कोरल है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमारे जूजेंटली एल्गी या शैवाल पाए जाते हैं, तो रंगीन रूप से दिखाई देते हैं। जब स्ट्रेस्ड पोजीशन तनाव की परिस्थितियां आती है, तो धीरे धीरे ये शैवाल मरने लगते हैं या फिर कोरल को छोड़ के चले जाते हैं। तापमान वृद्धि हो सकती है या कोई भी प्रदूषण हो सकता है, जिसकी वजह से तो एक समय आता है जिसमें हमारे सारे के सारे जो हमारे शैवाल होते हैं ये मर जाते हैं, ये चले जाते हैं।
तो हमारा कोरल क्या है सफ़ेद पारदर्शी बन जाता है, जिसे हम क्या है कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। तो इस तरह से आज एक लेक्चर के ज़रिए हमने कोरल के बारे में काफ़ी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।